नमस्कार। RSCIT परीक्षा की तैयारी के लिए इस वीडियो में हम 35 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को जानने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कंप्यूटर को हिंदी में निम्न में से क्या कहा जाता है? अभिकलित्र, परिकलक, संगणक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र, परिकलक या फिर संगणक कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा स्वीकृत शब्द है संगणक। अगला प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से टॉगल कुंजी कौन सी है? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। कीबोर्ड में 3 कुंजियां ऐसी होती है जो ऑन ऑफ वाली कुंजियां होती है। जब हम इन कुंजियों को दबाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर वाली ये जो लाइटें हैं ये ऑन ऑफ होती हुई दिखेगी। तो कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक 3 कुंजियां होती है जो ऑन ऑफ वाली कुंजियां होती है, इसलिए इन कुंजियों को टॉगल कुंजियां कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से हार्डवेयर उपकरण कौन सा है? प्रोजेक्टर, माउस, स्पीकर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर के वह भाग जिनका भौतिक अस्तित्व होता है, जिनको देखा और छुआ जा सकता है, वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे स्पीकर, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यूपीएस, मदरबोर्ड, एसएसडी या हार्ड डिस्क, रैम, वीजीए, साउंड कार्ड, डीवीडी, सीपीयू, फैन या पावर सप्लाई है यानी एसएमपीएस। तो कंप्यूटर के वह भाग जो भौतिक रूप से मौजूद है वो हार्डवेयर कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4, इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या फिर स्पीकर। तो कंप्यूटर के वह भाग जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई डेटा या निर्देश देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। तो इसमें सही उत्तर है सी, माउस। और ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से कंप्यूटर वापस हमको सूचना देता है उन्हें आउटपुट उपकरण कहते हैं। जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये सारे आउटपुट उपकरण होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है, MS वर्ड 2019 में बनने वाली फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .word, .pptx, .docx या फिर .bmp। तो सही उत्तर है इसमें सी, .docx। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनने वाली फाइल .docx कहलाती है। सॉरी, इसका एक्सटेंशन नेम .docx होता है और इसमें बनने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा है? VCR, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या फिर प्रिंटर। तो इसमें सही उत्तर है डी, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, यानी प्रिंटर जो हमको आउटपुट देता है वो हार्ड कॉपी में होता है, यानी उसका भौतिक अस्तित्व होता है जो आउटपुट हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर, ये जो आउटपुट हमको देते हैं ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। स्पीकर भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमको प्रदान करता है। VCR, कीबोर्ड और जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस होते हैं। VCR का मतलब होता है बार कोड रीडर। अगला प्रश्न नंबर 7, कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजियां होती है? 101, 12, 104 या फिर 10। तो इसमें सही उत्तर है बी, 12। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है जो कि F1 से लेकर F12 तक कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में मौजूद होती है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनल सिस्टम प्रोटोकॉल या फिर इंट्रानेट सर्विस प्रोटोकॉल। तो इसमें सही उत्तर है ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म होती है। ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उन कंपनियों को कहा जाता है जो हमको इंटरनेट के लिए डेटा प्रोवाइड करती है। जैसे जियो, एयरटेल, आइडिया, BSNL, वोडाफोन, इन सबको तो आप जानते ही हैं। इनको ISP कहा जाता है।
अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील किसके उदाहरण हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सर्च इंजन, ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर इंटरनेट बैंकिंग। तो इसमें सही उत्तर है सी, ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी वेबसाइट को कहा जाता है जिससे हम ऑनलाइन खरीदारी कर सकें। तो फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और अमेजॉन ये ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए वेबसाइटें बनाई गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो होते हैं जहां से अपन चैटिंग कर सकते हैं, ग्रुप में बातचीत कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि। सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, बिंग, डगडगो आदि सर्च इंजन होते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग यानी कि ऑनलाइन जो हम बैंकिंग काम में लेते हैं, ऑनलाइन अगर हम किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं या प्राप्त करते हैं तो वो इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 10 है, ब्लूटूथ क्या है? एक वायरलेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक, एक प्रकार का सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर एक फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। तो इसमें सही उत्तर है बी, एक कम दूरी की वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक। अगला प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? डीवीडी, रोम, रैम या फिर पेन ड्राइव। तो इसमें सही उत्तर है सी, रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है, इसके अंदर डेटा तब तक सेव रहता है जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। कंप्यूटर बंद यानी शटडाउन होने के बाद रैम में रखा हुआ डेटा मिट जाता है, तो ये अस्थायी मेमोरी होती है। इसके अलावा जैसे डीवीडी, रोम या पेन ड्राइव ये स्थायी मेमोरी होती है, यानी कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इनमें रखा हुआ डेटा मिटता नहीं है। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग, बूटिंग, इंस्टॉलिंग या फिर सेविंग। तो इसमें सही उत्तर है बी, बूटिंग। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। बूटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर ऑन हो जाता है यानी चालू हो जाता है। हमारे RSCIT गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपको बूटिंग प्रोसेस से संबंधित एक फुल वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छे से जान पाओगे कि बूटिंग प्रक्रिया क्या है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, बायोस, पोस्ट, ये सब क्या है, इनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो इस वीडियो के माध्यम से। अगला प्रश्न नंबर 13 है, MS वर्ड 2019 में कौन सा व्यू प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखने की अनुमति देता है? नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू या फिर वेब लेआउट व्यू। तो इसमें सही उत्तर है सी, प्रिंट लेआउट व्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब हम ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट वो प्रिंट लेआउट व्यू के अंदर ही ओपन होता है, यानी कि जैसा हमको वो डॉक्यूमेंट दिखाई देता है वैसा ही वो प्रिंट होता है। अगला प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से SSO का क्या अर्थ है? सिंगल साइन ऑन, सिक्योर साइन ऑन, सिंगल सिस्टम ऑन या फिर सिस्टम सिंगल ऑन। तो इसमें सही उत्तर है ए, सिंगल साइन ऑन SSO की फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से www का जनक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, मार्क जुकरबर्ग, डेनिस रिची या फिर टाइम थॉम्पसन। तो इसमें सही उत्तर है ए, टिम बर्नर्स-ली। ये www के जनक कहे जाते हैं। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा आउटपुट उपकरण सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है? मॉनिटर,
स्पीकर, प्रोजेक्टर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर के माध्यम से जो हमको आउटपुट मिलता है उसको सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहा जाता है, और प्रिंटर के द्वारा जो हमको आउटपुट मिलता है उसको हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? याहू, बिंग, डकडकगो या फिर विंडोज। तो इसमें सही उत्तर है डी, विंडोज। विंडोज कोई सर्च इंजन नहीं है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा डकडकगो, बिंग, याहू या फिर गूगल, ये सब सर्च इंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, MS एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस एंटर या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। तो इसमें सही उत्तर है ए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। इसके द्वारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर पूरी रो को सिलेक्ट करना हो तो हम शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट कुंजी काम में लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन से कंप्यूटर को पीसी के रूप में भी जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो इसमें सही उत्तर है डी, माइक्रो कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर इनमें से माइक्रो कंप्यूटर है और सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को हम पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन शामिल है। अगला प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से ऑनलाइन बैंकिंग को और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ई बैंकिंग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। ऑनलाइन बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग या फिर हम ई बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? होम, एंड, शिफ्ट प्लस होम या फिर एल्ट प्लस टैब। तो ध्यान में रखना, स्लाइड आया है तो इसका मतलब है कौन से सॉफ्टवेयर की बात हो रही है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमारे पास में जो पेज होते हैं उनको पेज नहीं बोल के हम क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। तो हम किसी स्लाइड को सिलेक्ट करके रखते हैं और हमको 1 नंबर स्लाइड पे जाना है, सबसे पहली स्लाइड पे जाना है, तो उसके लिए हम होम कुंजी का प्रयोग करते हैं, और लास्ट वाली स्लाइड पे जाने के लिए एंड कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 22 है, MS वर्ड 2019 में फाइल मेन्यू को खोलने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस F, एल्ट प्लस F, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F या फिर कंट्रोल प्लस M। तो इसमें सही उत्तर है बी, एल्ट प्लस F। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब अपन फाइल मेन्यू को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार की विंडो दिखाई देती है। इस फाइल मेन्यू को हम ऑफिस बटन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑफिस बटन या फिर फाइल मेन्यू इसको कहा जाता है। और आपको ध्यान में रखना है, जब हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उनके अंदर हमको एक फाइल मेन्यू मिलता है, और फाइल मेन्यू की शॉर्टकट कुंजी लगभग सभी प्रोग्राम्स में सेम होती है, एल्ट प्लस F। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 23 है, टेक्स्ट को तिरछा करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस I, कंट्रोल प्लस U या फिर कंट्रोल प्लस O। तो इसमें सही उत्तर है बी, कंट्रोल प्लस I। इसके द्वारा हम शब्दों को तिरछा कर सकते हैं। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, वर्ड पैड में या फिर अपन पावर पॉइंट एक्सेल यूज करते हैं तो उसके अंदर हमको ऐसे B, I और U नाम के 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। B इसको बोल्ड कहा जाता है, I यानी इटैलिक और U यानी अंडरलाइन। शॉर्टकट कुंजी इनके नाम की तरह ही होती है, कंट्रोल B, कंट्रोल I और कंट्रोल U।
तो इटालिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+I। अगला प्रश्न नंबर 24 है, इंटरनेट पर वेबसाइट को खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? अडोब रीडर, MS वर्ड, VLC मीडिया प्लेयर या फिर ब्राउजर? तो इसमें सही उत्तर है डी, ब्राउजर। इंटरनेट पर अगर हम कोई वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, जो एप्लीकेशन काम में लेते हैं, उसको ब्राउजर कहा जाता है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम। और अब इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पे विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज़ 10 या फिर 11 में माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 25 है, RTGS कितनी राशि को भेजने के लिए किया जाता है? 2 लाख से ज़्यादा, 1 लाख रुपयों तक, 50,000 से 2 लाख रुपयों तक, या फिर कितनी भी राशि के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो इसमें सही उत्तर है ए, 2 लाख से ज़्यादा राशि अगर अपन किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं किसी के खाते में, तो उसके लिए RTGS का हम प्रयोग कर सकते हैं। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये RTGS की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 26 है, एक्सेल 2019 में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयुक्त होगा? इक्वल सम, इक्वल मीन, इक्वल मैक्स या फिर इक्वल काउंट? तो इसमें सही उत्तर है सी, मैक्स। इक्वल, मैक्स और कोष्टक के अंदर हमको उन सेलों का एड्रेस लिखना होता है। जैसे अभी हमने ये सेल सिलेक्ट कर रखे हैं A1 से लेकर A6 तक। तो इनके अंदर जब हम ये मैक्स वाला फंक्शन काम में लेते हैं तो जो आंसर आते हैं वो आते हैं 9, क्योंकि ये जो अपन ने सेल सिलेक्ट कर रखे हैं इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो 9 होगी। अगर हम मीन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आंसर आएगा 1, और सम वाला फंक्शन जब हम काम में लेंगे तो इन सब की टोटल आ जाएगी। अगला प्रश्न नंबर 27 है, इंटरनेट पर डेटा भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोड, अपलोड, शेयरिंग या फिर ब्राउजिंग? तो इसमें सही उत्तर है बी, अपलोड। अगर हम इंटरनेट पर कोई फाइल या डेटा किसी को भेजना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे कंप्यूटर से फाइल को इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। और इंटरनेट पर अगर कोई फाइल मौजूद होती है उसको हमारे कंप्यूटर में, हमारे डिवाइस में सेव करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डाउनलोड करना। अगला प्रश्न नंबर 28 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, CPU या फिर मॉनिटर? तो इसमें सही उत्तर है सी, CPU। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, अच्छे से याद रखना है CPU की फुल फॉर्म। तो हमारे मदरबोर्ड पर एक चिप लगी हुई होती है जिसको प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, इसको ही CPU कहते हैं। प्रश्न नंबर 29, Ctrl+V का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या फिर सेव करने के लिए? तो इसमें सही उत्तर है सी, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X और सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 30 है, MS पावर पॉइंट 2019 में 10 स्लाइडों में से केवल 3, 6 और 10 नंबर स्लाइड को ही स्लाइड शो में प्रदर्शित करना हो तो कौन सा विकल्प चुन सकते हैं? अगर हमारे पास में 10 स्लाइडें हैं और उनमें से हमको 3 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर यानी इन 3 स्लाइडों को ही स्लाइड शो करके दिखाना है तो कौन सा ऑप्शन हम इनमें से चुन सकते हैं? फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड शो या फिर रिकॉर्ड स्लाइड शो? तो इसमें सही उत्तर है सी, कस्टम स्लाइड शो।
स्लाइड शो टैब के अंदर हम जब कस्टम स्लाइड शो वाला ऑप्शन चुनते हैं तो इस प्रकार की विंडो ओपन होती है। इसके अंदर हमको उन स्लाइडों को सिलेक्ट करना होता है जिनका हम स्लाइड शो करके दिखाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, एक सेल में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? फंक्शन, सेल, फील्ड या फिर समीकरण? तो इसमें सही उत्तर है बी, सेल। रो और कॉलम्स जब आपस में मिलते हैं तो एक चौकोर बॉक्स बनता है और वो चौकोर बॉक्स क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। एमएस एक्सेल में ए बी सी डी इस प्रकार से कॉलम्स को दर्शाया जाता है और 1 2 3 ये जो गिनती होती है, गिनती के द्वारा रो को दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर 32, स्मार्टफोन और टैबलेट में कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किया जाता है? iOS, विंडोज, एंड्रॉइड या फिर मैक ओएस? तो इसमें सही उत्तर है सी, एंड्रॉइड। स्मार्टफोन और टैबलेट के अंदर जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमको बिल्कुल फ्री में मिलता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? एंड्रॉइड। प्रश्न नंबर 33 है, बीसीसी का उपयोग ईमेल में क्यों किया जाता है? मुख्य प्राप्तकर्ता को जोड़ने के लिए, ईमेल को हटाने के लिए, गोपनीय प्राप्तकर्ता को कॉपी भेजने के लिए या फिर ईमेल को ड्राफ्ट में सेव करने के लिए? तो इसमें सही उत्तर है सी, गोपनीय प्राप्तकर्ता को कॉपी भेजने के लिए। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी के अंदर जो हम ईमेल एड्रेस लिखते हैं, बाकी प्राप्तकर्ताओं को वो ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न नंबर 34 है, कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? स्लिप, रीस्टार्ट, हाइबरनेट या फिर शटडाउन? तो इसमें सही उत्तर है डी, शटडाउन। शटडाउन करके हम कंप्यूटर को बंद करते हैं। शटडाउन करने के लिए हम शॉर्टकट कुंजी Alt+F4 काम में ले सकते हैं। अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर रखे हैं तो उनको क्लोज करने के लिए भी Alt+F4 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर को कुछ समय के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं और बाद में थोड़ी देर बाद उस पर वापस काम करना हो तो उसको हम स्लीप मोड पे रख सकते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर बिजली की कुछ बचत कर सके। रिस्टार्ट करने से कंप्यूटर बंद होके दोबारा वापस चालू हो जाता है। और हाइबरनेट वाला जब हम ऑप्शन चुनते हैं तो अगर हम कंप्यूटर को काफ़ी समय के लिए बंद करना चाहते हैं और वापस आने पर हम उन सारे प्रोग्राम्स को वापस ओपन करना चाहते हैं जो अभी ओपन है, तो हम हाइबरनेट वाला ऑप्शन काम में लेते हैं। तो अगर थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर को है जैसे ही बंद करना हो तो स्लिप कर सकते हैं ताकि वो प्रोग्राम्स वापस खुले हुए हमको मिल जाए। और ज़्यादा देर चाहिए, जैसे हमको 1-2 दिन के लिए बंद करना हो तो हम उसको हाइबरनेट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सी मेमोरी इकाई सबसे बड़ी है? केबी, जीबी, टीबी या फिर एमबी? तो इसमें सही उत्तर है सी, टीबी। टीबी की फुल फॉर्म टेराबाइट, केबी यानी किलोबाइट, जीबी यानी गीगाबाइट और एमबी यानी मेगाबाइट। यहाँ इस सारणी में आप देख सकते हैं 1 बिट बराबर, जिसको हम एक बाइनरी डिजिट बोलते हैं, 4 बिट यानी कि एक निब्बल, 8 बिट को बाइट कहा जाता है और फिर 1024 बाइट को 1 केबी यानी किलोबाइट, 1024 केबी को 1 एमबी और 1024 एमबी को 1 जीबी और 1024 जीबी को 1 टीबी कहा जाता है और 1024 टीबी को 1 पीबी यानी कि पेटाबाइट कहा जाता है। तो ये थे आज के हमारे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे RSCIT गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको RSCIT कोर्स से जुड़ी हुई नई नई जानकारी मिल सके। तो हम मिलेंगे इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।